हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और हमारी जो सीरीज चल रही थी रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 के हम पेपर कर रहे हैं। साइंस के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन 25 हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कर रहे हैं। और ये है हमारा पार्ट नंबर 17 वीडियो। 16 वीडियो अब तक डाल दिए हैं और ये है 23/9/2018 का सेकेंड शिफ्ट का वीडियो। आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, ये हमारी फेसबुक आईडी है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो की भावना में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस सीरीज़ का जो उद्देश्य है वो है आपके साइंस का डर खत्म करना। अगर आप हमारे जो पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आपके साइंस में 25 में से 20+ अंक हैं वो आसानी से आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 20 किलो की एक वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है, उसका सूत्र होता है E के बराबर 1/2 mv²। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। मैं इधर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में दे दूंगा। अगर आप उनको देख लोगे आपके 80 से 90% जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं रेलवे के सारे आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है E के बराबर 1/2 mv²। m आपको दे रखा है ये, v आपको दे रखा है ये। तो रखेंगे देखिए 1/2 m का मतलब v और यहाँ पर v का स्क्वायर 5 का मतलब 25 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। इसको कटेंगे 10 से और 25 × 10 करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 250 जूल। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। यानी कि ये कहना चाहता है कि कॉपर ऑक्साइड था ये, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराई हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर तांबा धातु बन गई, कॉपर बन गया, प्लस यहाँ पर क्या बन गया, जल बन गया H2O। तो आपसे ये पूछा है कि जो कॉपर था यहाँ पर आपसे पूछा है इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार मैं करवाऊंगा, केमिस्ट्री में करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रासायनिक अभिक्रियाएं वैसे 2 प्रकार की, वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन जब हम इनको ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर देखते हैं 2 प्रकार की होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन की भी 5 परिभाषाएं हैं। उनमें से सीधी सी परिभाषा यह है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, अगर हाइड्रोजन हट रही है तो उसे आपके अपचयन कहते हैं। तो देखिए आपसे पूछे कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, तो देखिए इधर आप देखिए ये हाइड्रोजन है और आपके जब उत्पाद बना तो इसके साथ H2O हो गया, यानी कि H2 से H2O, यानी कि आप देखेंगे इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 4 रक्त समूह जो होते हैं, है ना, उनमें से रक्त समूह A आपसे पूछा, यहाँ पर टाइपिंग में एरर हो गया, रक्त समूह A में कौन सा जीन होता है। तो दोस्तों कार्लेन स्टेनर था, उन्होंने आपके रक्त समूह को सबसे पहले विभाजित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 4 रक्त समूह थे, तो उनमें से किस किस में कौन कौन से जीन होते हैं। दोस्तों ये हैं आपके रक्त समूह, और देखिए 4 प्रकार के रक्त समूह हमारे अंदर पाए जाते हैं, A B और O। और इनको भी धनायन और ऋणायन के आधार पर इनकी RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी 8 भागों में बांटा गया है, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम देखते हैं, आपसे पूछा है इनमें जीन कौन सा है। तो देखिए आपके जो A+ होता है या A-, दोनों एक ही बात है ना। तो इनमें जो जीन होता है दोस्तों वो होता है IA, यानी कि IA। तो इसको लिखते हैं IA, या तो इस प्रकार से, या इसको लिखते हैं IA और छोटा i, ठीक है, ये लिखते हैं। अगर B है ना, B, तो B को लिखते हैं IB, या तो इस प्रकार से लिख देंगे, या फिर लिखेंगे IB और छोटा i। यदि बात करें AB की, तो AB का देखिए होता है IB, बिल्कुल सीधा सा। और रक्त समूह O का जीन प्रारूप तो दोस्तों यहाँ पर II, ठीक है, क्या होता है II, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि A का ज्ञात कीजिए, तो A का देखिए ये होता है आपके IA या फिर IA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके A, जो कि है IA या फिर IA। चलिए देख लें अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व का बाहरी सेल भरा हुआ है, यानी कि अंतिम कोश है किसका भरा हुआ होता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, वर्ग संख्या 18 के तत्व होते हैं, उनका अंतिम कोश भरा हुआ होता है। और मैंने आपको याद कराने की ट्रिक बताई थी आधुनिक आवर्त सारणी की, उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। आधुनिक आवर्त सारणी के टॉप 100 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और याद कराने की ट्रिक भी आपको बताई है। उसमें मैंने को बताया था कि वर्ग 18 तत्व होते हैं, उसको याद करने की ट्रिक होती है दोस्तों, हीना, अगर, कर, 0 पे और रनआउट। यानी देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। अब देखिए आपसे पूछे कि किस तत्व का बाहरी जो कोश है वो भरा हुआ होता है, तो देखिए इन सब का भरा होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर होगा, हीना,
अगरकर, यानी कि हीलियम नियॉन आर्गन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता है वो -2.8 डाईऑप्टर है, तो इसका प्रकार बताइए और इसकी फोकस दूरी बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था जब लेंस वाले चैप्टर कराए थे न्यूमेरिकल में, आपसे बोला था कि अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी या क्षमता हमेशा नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और इसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। तो पहला तो कंफर्म हो गया कि ये अवतल है, ठीक है, ऋणात्मक है इसका मतलब अवतल है। तो पहला तो ये पता लग गया हमको अवतल दर्पण है। दूसरा, इसकी फोकस लंबाई आपसे पूछिए, लेंस है जो अवतल लेंस है, उससे पूछा है कि फोकस लंबाई क्या होती है। दोस्तों अब देखिए फोकस लंबाई होती है ना, वो क्या होती है, आपके डायोप्टर होता है ना क्षमता, वो होती है P बराबर 1/f, ठीक है। तो हमको f का मान पूछा है फोकस दूरी का, तो P बराबर वो f बराबर 1/p, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 1/-2.5 और 1/-2.5 करेंगे f का मान निकालने के लिए। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, -0.40। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ये आपको मैंने जब चैप्टर नंबर फर्स्ट ही कराया था केमिस्ट्री में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, जब आपको बताया था कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको गर्म करते हैं ना, तो वो द्रव में बदलने के बजाय सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं या सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, तो उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, देखिए नौसदर होता है, नौसदर, ठीक है, एक होता है आपके कपूर, नौसदर, कपूर, नेफ्थलीन, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। तो ठोस का सीधे द्रव में बदलना, वो सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों पहले तो मैं आपको इन उपकरणों के बारे में बता देता हूँ। देखिए गैल्वेनोमीटर होता है दोस्तों, वो कम मान की धारा को मापने में काम आता है। वोल्टमीटर आपके वोल्टेज यानी कि आपके विभवांतर को मापने काम आता है। एमीटर होता है दोस्तों विद्युत धारा को मापने में काम आता है, बड़ी मान की को। और फ्यूज होता है, फ्यूज तो आप जानते हैं, फ्यूज हमारे घरों में हमारे उपकरणों की रक्षा के लिए लगाया जाता है, ताकि घरों में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या ज़्यादा लोड पड़े तो फ्यूज आपका शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपका जो वोल्टमीटर है इसको आपके विद्युत धारा के समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है, ये बल्ब में जा रही है, यहाँ से बल्ब से फिर आपके किसी और में जा रही है, तो समांतर का मतलब इसके ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। और आपका दो प्रकार का क्रम होता है, समांतर और श्रेणी क्रम। यानी कि अगर श्रेणी क्रम होता है ऐसे, यानी कि ऐसे सीधा जोड़ दें, और समांतर क्रम होता है मान लीजिए एक जोड़ दिया, ठीक है, ये फिर दूसरा ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तीसरा ऐसे जोड़ दिया, इसको बोलते हैं आपके समांतर क्रम। तो ध्यान रखना वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, बाकी सबको यहाँ पर आपके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़े थे तथा नए तत्वों की खोज की भविष्यवाणी की थी। तो मैंने आपको केमिस्ट्री में मेंडलीफ की आवर्त सारणी कराई थी, उस समय आपको बोला था कि मेंडलीफ ने कुछ तत्वों के लिए जगह खाली छोड़ दी थी और उन्होंने कहा था कि भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे। तो ये बोला था आपके किसने, मेंडलीफ ने, ठीक है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई थी 1869 में। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये आपका सूत्र होता है वो कार्बन वाला चैप्टर से है। अब देखिए याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपको दोस्तों एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्केन, मैं आपको याद कराता हूँ, तीनों को भूलेंगे नहीं कभी भी, तीनों के सूत्र। एक होता है एल्कीन और एक होता है दोस्तों एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। अब दोस्तों देखिए बीच में क्या आता है, एल्कीन। तो आपको एल्कीन का सूत्र कैसे याद करना है, भाई जितने कार्बन होंगे यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसमें बिल्कुल डबल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। एल्कीन का सूत्र याद कैसे करेंगे, जितने कार्बन होंगे बिल्कुल डबल उसमें क्या होंगे दोस्तों, आपके हाइड्रोजन होंगे। HN और H2N, मतलब मान लीजिए 5 कार्बन है तो C5 और H कितने हो जाएंगे 10, मतलब बिल्कुल डबल। बात करें एल्केन की, अब दोस्तों एल्केन में देखिए होता क्या है, ये E की मात्रा ना, बड़ा E की मात्रा, देखिए बड़ी E की मात्रा के बाद छोटा U, बड़ा U, फिर A आता है, मतलब 2 ज़्यादा अंक है ना। तो मतलब केन ए की मात्रा लग रही E के बाद, यानी कि +2 करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्केन का CnH2n तो पहले ही था, 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। और देखिए एल्काइन जो होता है, एल्काइन का सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए एल्कीन का बताया था CnH2n। अब देखिए वो तो था एल्कीन का, बड़ी E की मात्रा थी, हमको एल्काइन का चाहिए, मतलब कि 2 पीछे अंक आना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, CnH2n-2। आशा करता हूँ कि आपको ये सूत्र याद हो गया होगा। तो इसका सूत्र आंसर हो जाएगा CnH2n-2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु को जमीन के सापेक्ष उसमें 2 जूल की ऊर्जा है, 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा है। तो आपसे पूछा है इसकी हाइट क्या है। देखिए जब भी स्थितिज ऊर्जा का नाम है आपको ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, ठीक है। इसका मान आपको दे रखा है कितना, 2 जूल, ठीक है। और देखिए आपसे m का मान दे रखा है a, ठीक है, g का मान 10 दे रखा है, हाइट आपसे पूछी है। तो दोस्तों आसानी से निकाल सकते हो। हाइट निकालने के लिए करेंगे, इसको 10 का भाग लगाएंगे, 2/10
यानी कि 1/5, और 1/5 को जब आप हल करोगे आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, लोहे में जंग लग जाती है, आपने देखा होगा। तो जंग से बचने के लिए बहुत सारे उपाय करे जाते हैं, जैसे कि तेल लगाना, ग्रीस लगाना, या फिर हम क्या करते हैं उसके ऊपर किसी और धातु की परत चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों गैल्वनीकरण में होता क्या है, हम जो आपका लोहा होता है उसके ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिसको जस्ता भी बोलते हैं, जिंक भी बोलते हैं, इसकी परत चढ़ा देते हैं जिससे कि इसके ऊपर जंग ना लगे। तो इसको बोलते हैं गैल्वनीकरण प्रक्रिया। चलिए बात करते हैं कौन सा राइजोम का उदाहरण है। अब दोस्तों राइजोम होते क्या है इसके बारे में आपको और डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, ऐसे आपने बहुत सारे फल या देखे होंगे या सब्जी में काम आने वाले बहुत सारे हमारी चीज़ देखी होंगी जिनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। अब रेशेदार का मतलब ये नहीं कि जड़ें, मतलब उनमें क्या होता है, जड़ें फूटकर आपके नया जो पौधा है और नया जो आपके फल है वो बनाते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला तो आपका होता है अदरक। अदरक आपने देखा होगा, अदरक में खुद में अंकुरण होता है, ठीक है। और एक होता है आपका बांस। तो इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, आपके खुद ही जड़ें हैं वो विकसित होती हैं और जड़ों के माध्यम से यहाँ पर नए जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, आपका अदरक है, इसका राइट आंसर होगा अदरक में। यहाँ पर जो राइजोम होता है वो दोस्तों होता है अदरक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्याज, आलू, गन्ना, ये तीनों ही आपके ज़मीन में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अदरक है, अदरक में क्या होता है, आपके जड़ें हैं, ठीक है, वो फूटती हैं और उनमें ही आपके नया जो बनता है, ठीक है। अदरक है और आपके हल्दी भी है, ये आपके नीचे ही पाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो सीरियम 58 है तत्व, वो किस ब्लॉक का तत्व है। दोस्तों मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी कराई थी, उस समय आपसे बोला था कि लैंथेनम 57, ठीक है, लैंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्वों को यहाँ पर लैंथेनाइड तत्व बोला जाता है। और दोस्तों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों आपके आते हैं एफ ब्लॉक में, यानी कि लैंथेनम के बाद आता है सीरियम 58 नंबर पे। तो ये किसका तत्व है दोस्तों, एफ ब्लॉक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भौतिक राशि की कोई इकाई नहीं होती है। अब दोस्तों की इकाई देखिए, घनत्व होता है, वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसकी तो होती है। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसकी भी होती है। संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग, इसकी भी होती है। लेकिन दोस्तों सापेक्षी घनत्व होता है ना, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग घनत्व लेते हैं, यानी कि जल के सापेक्ष किसी वस्तु का जो घनत्व ज्ञात किया जाता है उसे हम बोलते हैं सापेक्षी घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। तो होता क्या है, इसमें एक दूसरे की भाग लगाया जाता है, तो होते क्या है, इनके मात्रक आपस में कट जाते हैं, तो इसलिए सापेक्षी घनत्व होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तंत्रिका कोशिका जो होती है, यानी कि न्यूरॉन जो होती है ना, हमारे शरीर में क्या होते हैं दोस्तों, लाखों करोड़ों न्यूरॉन पाई जाती है ना। तो न्यूरॉन करती क्या है, न्यूरॉन ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। न्यूरॉन कुछ ऐसी होती है, आपने देखा होगा, याद आ रहा होगा कुछ। तो न्यूरॉन होती क्या है कि एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ी रहती है। तो आपसे पूछा है कि एक न्यूरॉन जो होती है उसका अंतिम सिरा और दूसरी न्यूरॉन का पहला सिरा, उनके बीच जो संधि स्थल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर बुक के ऊपर और डिटेल से बताने के लिए। तो दोस्तों ये होती है हमारी न्यूरॉन, और न्यूरॉन में देखिए दो भाग होते हैं। ये अगले वाले भाग को बोलते हैं ध्रुमाक्षय, पिछले वाले भाग को बोलते हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, ठीक है। ये तंत्रिका सिरा होता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारे शरीर में क्या होता है, मान लीजिए कहीं भी चोट लग जाती है ना, तो संकेत जो भेजती है हमारे शरीर में, न्यूरॉन के माध्यम से संकेत भेजे जाते हैं आपके मस्तिष्क को, और मस्तिष्क से वापस जो आपके संकेत हैं वो आपके उसी अंग तक आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम सिरा होता है और जो आपके पहला सिरा होता है, इनके बीच सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं, मतलब सिनेप्ट पाए जाते हैं, और इन्हीं को ही बोलते हैं इनका आपका संधि स्थल। देखिए यहाँ पर लिख रखा है क्लियरली, एक न्यूरॉन के ध्रुमाक्षय से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने वाले स्थान को संधि स्थल हिंदी में बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी में बोलते हैं सिनेप्स। तो यही आपसे पूछा है कि दोनों जब मिलते हैं तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में आपके सिनेप्स ही लिख रखा है, तो यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाएगा, सिनेप्स। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो दोस्तों क्या होता है। तो मैंने आपको जो प्रतिरोध के न्यूमेरिकल कराए थे, आपको बताया था प्रतिरोध होता है दोस्तों वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने यहाँ पर एक ही ऑप्शन लिखा है क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन थे और उनका ट्रांसलेशन करना थोड़ा कठिन था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही ऑप्शन लिखा है कि लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है दोस्तों, आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग नहीं है। अब दोस्तों होती क्या है, यांत्रिक तरंगें होती हैं दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो उनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं।
ताप से पूछा उनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि एक्स किरण, देखिए इनका वेव 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 आ रहा है ना, तरंग तरंग तरंग, और यहाँ पर किरण आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी तरंगे मेन होती हैं। दोस्तों मेनली जो तरंगे होती हैं वो होती हैं रेडियो तरंग, ठीक है, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, विजिबल दृश्य तरंग, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट को क्या बोलते हैं, अवरक्त बोलते हैं शायद, अवरक्त है ना, अल्ट्रावायलेट है ना। आगे है एक्स किरण, एक्स किरण तो एक्स किरण बोलते हैं। गामा किरण आपने देखे होंगी, अल्फा बीटा गामा। तो इस प्रकार से आपके यांत्रिक तरंगे होती है, इनमें ध्वनि तरंगे आपके नहीं होती है। तो ये आपसे पूछा है ध्वनि तरंगे, इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो, टी समय के दौरान ताप में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा किससे ज्ञात करते हैं। यानी कि दोस्तों होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे हीटर है ना, या बल्ब है, या बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनको हम जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी कि विद्युत धारा देते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि मान लीजिए ऐसा कोई उपकरण है, तो अगर टी समय में हम उसको विद्युत धारा दें, है ना, तो उसमें ऊष्मा जो होती है वो ऊष्मा को हम किससे ज्ञात करते हैं, सूत्र क्या होता है। तो इसका मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था और आपसे बोला था एच हीट बराबर होती है I²RT, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, याद कर लेना, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कई बार इससे। तो यहाँ पर सूत्र आप ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, H बराबर I²RT, यानी कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है टी समय के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। देखिए हम बहुत जल्दी आपको जो बंध होते हैं उनके बारे में बताएंगे, सहसंयोजक बंध क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, ठीक है, ध्रुवीय बंध, सबके बारे में बताएंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए आप समझिए, आपसे पूछा है कि गैर ध्रुवीय, तो पहले गैर ध्रुवीय के बारे में पता होना चाहिए। ध्रुवीय क्या होते हैं दोस्तों, ऐसा बंध जिसमें आपके दो एक अलग अलग होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, उनको बोलते हैं आपके ध्रुवीय बंध। और सहसंयोजक का मतलब होता है कि समान इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध जो बनाते हैं। अब देखिए जैसे मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 2 की, जल का जोड़ होता है H2O। तो H2O में होता क्या है दोस्तों, इस प्रकार से होता है, OH के ऊपर माइनस होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, यानी कि इनके बीच आपके ध्रुवीय बंध पाया जाता है। अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया आपके होता है अमोनिया अणु NH4, ठीक है, अमोनिया NH3 होता है। अमोनिया अगर गैस की बात करें तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होता है, हाइड्रोजन को माइनस होता है, तो ये भी आपके होता है ध्रुवीय। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करूं तो ये होता है H2SO4, है ना, H2SO4। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, तो ये आपके ध्रुवीय होता है। लेकिन क्लोरीन अणु की हम बात करें तो क्लोरीन में क्या होता है, दो ही क्लोरीन होते हैं, दो परमाणु होते हैं क्लोरीन क्लोरीन। तो इनके दो माइनस ही माइनस पाया जाता है, मतलब इनमें जो आवेश है वो समान है, यानी कि इनमें सहसंयोजक बंध तो पाया जाता है लेकिन ध्रुवीय नहीं पाया जाता है, गैर ध्रुवीय पाया जाता है, नॉन पोलर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या होती है। तो बल को किस पे मापते हैं दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा है, बल को जो मापते हैं वो दोस्तों मापते हैं न्यूटन में, ठीक है, बिल्कुल सीधा सा है बल को मापने की इकाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए इस ऑप्शन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो धातु हैं आपके, लिथियम और पोटेशियम और सोडियम, तीनों हैं, तीनों को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, लेकिन तीनों ही ऑप्शन में दे रखे थे, तो इस वजह से रेलवे ने इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम पोटेशियम, मतलब ये आपके बहुत ही एक प्रकार से लॉजिकल होती है, मतलब इनमें बिल्कुल तरल अवस्था मान सकते हैं कि तरल में नहीं होती है लेकिन ठोसों में होती है, लेकिन ये आसानी से कट जाती हैं, ठीक है, इतनी आसान ये होती हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक वस्तु है वो पानी में तैर रही है, और पानी में इस प्रकार से तैर रही है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के अंदर है। मान लीजिए ये पानी है और मान लीजिए कोई बर्फ़ है, कुछ भी है, उसका 1/3 नीचे है, मतलब 2 भाग तो ऊपर है और 1 भाग उसका नीचे है पानी के अंदर। पानी का घनत्व है, ठीक है, वो वस्तु का जो घनत्व है पानी के घनत्व का n गुना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कोई वस्तु पानी के अंदर तैरती है ना, तो कोई वस्तु पानी के अंदर जब ही तैर सकती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो, यानी कि हल्की जो वस्तु होती है वो हमेशा तैरती है पानी के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितनी वस्तु हल्की होगी उतनी ही वो तैरेगी। तो आपसे दिया हुआ है कि 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है और इसका 2/3 ऊपर है। अब देखिए जितना भार जितनी आपकी हल्की होगी ना उतनी तैरेगी, तो 1/3 दे रखी है, इसका मतलब 1/3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/3 गुना है, इस वजह से 1/3 ही यहाँ पर डूबेगी और बाकी आपके ऊपर तैरती रहेगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है कि किस वर्ग में पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो दोस्तों आपके R.H. विटेकर था, उसने जीवों का वर्गीकरण किया था, 5 जीव को वर्गीकरण किया था, तो उसको हम बहुत जल्दी करने वाले हैं केमिस्ट्री खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए
आपसे पूछा है कि शैवाल है वो किस वर्ग में रखे गए हैं। तो दोस्तों शैवालों को यहाँ पर थैलेफाइटा में रखा जाता है, थैलेफाइटा के अंदर शैवालों को रखा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, वस्तु की गति है ना, वो गति होती है यानी कि आपका वेग, वेग को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया जाए। तो मैंने आपको कल भी ट्रिक बताई थी, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन था शायद। तो जब भी अगर वेग दुगुना करे ना, तिगुना करे, तो जितना वेग बढ़ाया जाता है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाएगी। मतलब अगर 2 गुना कर दिया तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 गुना, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी। एक तरीका तो ये है, और दूसरा आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में देखिए आपके 1/2 mv² होता है, मतलब वेग 2 गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/2 m, और ये हो जाएगा 4v², यानी कि यहाँ पर 4 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों ये वीडियो में आपके इतना ही था। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ, कई बार ना दोस्तों क्वेश्चंस में कराता हूँ तो कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए इंसान से गलती हो जाती है, तो मैं करता क्या हूँ, कमेंट्स में डाल देता हूँ, नीचे की तरफ आप देख लिया करो। जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि उभयलिंगी जो आपका पौधा होता है, उभयलिंगी पुष्प होता है। अब दोस्तों रेलवे ने ना उसका आंसर पपीता माना था कि पपीता में ऐसा होता है उभयलिंगी, यानी कि आपके बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी में मैंने कल देखा था, मेरे को बहुत कठिन वो बुक मिली थी, उसमें दे रखा था कि आपकी पपीता है वो एक लिंगी होता है, ठीक है, एक लिंगी होता है आपके पपीता। तो वहाँ पर मैंने ऑप्शन को वहाँ पर कमेंट में डाल दिया था कि आप वो ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पपीता और तरबूज है, ये एक लिंगी के उदाहरण हैं, जबकि गुड़हल और सरसों हैं उभय लिंगी के उदाहरण है। इसको आप सही कर लेना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए बाकी जो सारे अपडेट हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना है रेलवे की पाठशाला, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।